नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन में आज वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। इस अनुपूरक बजट की राशि 12,993 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के मूल बजट का 1.66% है। इस बजट में कई विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और अन्य आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव है। अनुपूरक बजट का उद्देश्य मौजूदा बजट में अनुमोदित योजनाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना है। अनुपूरक बजट किस विभाग को कितना मिला, जानिएगा। तो आपको बता दें कि राजस्व लेखे व्यय जो राजस्व लेखा व्यय है वो 4,227.98 करोड़ रुपए का है। ये जो राजस्व लेखे का व्यय है। वहीं अगर जो पूंजी लेखे के व्यय की अगर जो बात करें तो ये 7,981.99 करोड़ रुपए का है। औद्योगिक विकास की जहां तक अगर बात करें तो ये है 7,500.18 करोड़ रुपए का। वहीं ऊर्जा विभाग के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। परिवहन विभाग को 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि नई बसें खरीदी जा सकें। नगर विकास विभाग को 600 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश कौशल विकास 2,000 करोड़ रुपए और ग्रामीण स्टेडियम ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। संस्कृति विभाग के लिए 74.90 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर जो बात करें कि अटल आवासीय विद्यालय स्थापना 53.15 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह अनुपूरक बजट में ये व्यवस्था की गई है। रोजगार मिशन के लिए 49.80 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। विधानसभा सचिवालय में डेटा सेंटर नवीनीकरण के लिए 3.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो ये अनुपूरक बजट का सार है जो हमने आपको बताया। ये स्क्रीन पर चलता रहेगा और लगातार जो है ये आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी स्क्रीन पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता माफ कीजिएगा, हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आप बजट पे पूरी जानकारी देंगे। तो प्रशांत, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जो ये आज अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पेश किया गया है, इसकी कुछ खास बातें क्या रही हैं? देखिए देवेंद्र जी, आज जो है उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का अनुपूरक बजट मानसून सत्र में पेश किया गया है, जिसमें खास वजह अगर देखी जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब की बार तमाम जो निर्णय और कठोर लिए हैं, जिसमें सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों लोग तक पहुंचे, उसको लेकर उन्होंने इस अनुपूरक बजट में स्थान दिया है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो इस बार उन्होंने 12,20,992.97 लाख रुपए का ये अनुपूरक, जिसमें राजस्व लेखा की बात की जाए तो इसमें 4,22,794 लाख रुपए हैं। तो वही पूंजी लेखा में यहाँ 7,98,198.62 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। और उत्तर प्रदेश लगातार जो है हर विकास को लेकर कटिबद्ध है और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि प्रदेश की जनता की खुशहाली में ही सरकार की खुशहाली है। इसलिए सरकार का प्रत्येक सदस्य जो क्षेत्र की जनता के विकास के लिए कटिबद्ध है और ये उत्तरदायित्व भी है कि प्रदेश का विकास हो। उन्होंने कहा कि केवल सत्ता दल ही नहीं बल्कि विपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं वह भी जो है क्षेत्र के विकास को लेकर तत्पर रहे हैं और सरकार के समक्ष कोई भी बात रखी जाएगी तो उसका पूरी गहनता से पालन किया जाएगा, क्योंकि इसमें पक्षपात बिल्कुल ही राजनीतिक रूप से ना हो। इसलिए सरकार पूरी तरीके से माननीय सभी सदस्यों के लिए यह वचनबद्ध है कि क्षेत्र के विकास के लिए जो भी मुद्दे रखे जाएंगे उस पर विकास होगा। और अगर आप बात करें एक एक करके बजट की, तो यहाँ पर आबकारी विभाग के लिए 5,000 करोड़ का बजट रखा है। वहीं ऊर्जा के लिए यहाँ पर जो बजट का प्रावधान है वह 1,49,580 रुपए का बजट रखा गया है। ये सबसे बड़ा जो बजट है ऊर्जा विभाग के लिए कि 1,49,580 का बजट जो है यहाँ रखा
गया है तथा अन्य संबंधित विभाग पंचायती राज विभाग में जो आता है इसके लिए जो यहाँ 10,000 लाख का बजट रखा गया है। तो ये तरीके से पूरी तरीके से सरकार यहाँ पर कटिबद्ध है। गृह विभाग के लिए 108 नहीं, जो ऊर्जा विभाग के लिए जो भी बजट अनुपूरक बजट में रखा गया है, इसके लिए क्या कह सकते हैं कि ऊर्जा के किन किन स्रोतों के तरफ ये ज्यादा खर्च करने की मंशा है सरकार की, किन किन योजनाओं पर? जी देवेंद्र जी, बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि जिन गांवों में विद्युतीकरण रह गया है या विद्युतीकरण का और विस्तार किया जाना है, और इसके साथ ही नए बिजली पोल हैं, इसके साथ ही लाइन केबल है, और जो आधार है जिसमें सौर ऊर्जा आता है उसको भी विकसित करना है, जिसको लेकर सरकार लगातार सब्सिडी योजनाओं का यहाँ लाभ देने की कोशिश कर रही है। यहाँ जो से जुड़े जो संयंत्र हैं उनको लाभ देने के साथ ही जो आटा चक्की है, इसके साथ ही ट्यूबवेल हैं, उनको लाने को लेकर ये भारी भरकम जो रखा गया है। 80 रुपए का जो बजट है ये महत्वपूर्ण है और सरकार चाहती है कि जो बजट है ये महत्वपूर्ण। अब सभी जो संसाधन है वो बिना बिजली के नहीं चल सकते हैं। यहाँ पर जो है प्रचलन बढ़ाना है ताकि किसी बिजली बनाने में तमाम तरीके का, चाहे पानी हो, कोयला हो, इसका व्यय होता है, तो ऐसे में सौर ऊर्जा के माध्यम से लोगों का जो बोझ है वो भी कम होगा, जीव भी कम होने से बचेगी। साथ ही साथ सरकार की तरफ से तमाम जो संयंत्र लगाए जाते हैं उनमें भी जो गिरावट आएगी समय समय पर, जिस तरीके से यहाँ पर और भी जो असुविधाएं होती हैं, खासकर जो उपभोक्ता है उनको भी कम परेशानी होगी। तो सरकार चाहती है कि निश्चित रूप से लोग सौर ऊर्जा के माध्यम से इसको वैकल्पिक ऊर्जा के प्रयोग करें, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का कड़ा प्रबंध हो, साथ ही हर जगह जो है विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से हो, उसको लेकर चाहे सरकार नए विद्युत पोल लगाए जाने हो, नए तार लगाए जाने हो। हम लोग चर्चा करेंगे प्रशांत, हम आपको रोकना चाहेंगे, हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा है ये अनुपूरक बजट पेश करते हुए, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। जो खास तौर से 7,500.18 करोड़ रुपए औद्योगिक विकास के लिए, अनुपूरक बजट में 2,000 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग के लिए, परिवहन विभाग के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है बसें खरीदने के लिए। नगर विकास विभाग के अंतर्गत अमृत योजना के अंतर्गत सहायता के लिए 600 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश कौशल मिशन द्वारा प्रदान किए जा रहे अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़ रुपए, ग्रामीण स्टेडियम तथा ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपए, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 284 राजकीय इंटर कॉलेजों के में लैब की स्थापना के लिए तथा 28.40 करोड़ रुपए 1040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना के लिए 66.82 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय संस्कृत विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 74.90 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त मान्यवर अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 53.15 करोड़ रुपए तथा इनमें आवासीय एवं अनावासीय भवनों के अनुरक्षण के लिए 2.79 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय प्रदेश में युवाओं को राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन एवं योजना के संचालन हेतु 49.80 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके साथ ही मान्यवर ये विधानसभा सचिवालय के लिए स्थापित डाटा सेंटर का नवीनीकरण, ये 325 करोड़ रुपए, तो वो 325 लाख अर्थात 3.25 लाख। विधानसभा मंडप में स्थापित डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम और साइबरती उपकरणों का विस्तार 198 लाख। तो ये थे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जो कि बता रहे थे कि किस विभाग के लिए कितना बजट, अनुपूरक बजट पेश किया गया है। हमारे साथ विकास सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, विकास सिंह जी।
हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इससे पहले कि हम प्रशांत राव से कुछ सवाल करें, हम विकास सिंह जी आपके पास आना चाहेंगे। इस अनुपूरक बजट को देखते हुए क्या लगता है आपको विकास जी? नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है आपके जी पास? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर जी। सर, मैं अनुपूरक बजट के संदर्भ में सर्वप्रथम बताना चाहूंगा कि कोई भी सरकार अनुपूरक बजट लोकसभा चुनाव के या विधानसभा चुनाव यदि बीच में आ जाता है तो उसके बाद उसको पेश किया जाता है। अनुपूरक बजट निश्चित रूप से सरकार की सफलता और विफलता दोनों को एक प्रतीक के रूप में संबोधित या संदर्भित करता है। जैसा कि वर्तमान सरकार जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हुए एक अच्छी बजट पेश करने की कोशिश की है, जिसमें उसको निश्चित रूप से जमीनी स्तर पर महसूस हुआ है कि हमें क्या कमी है, हमें क्या करने की और आवश्यकता है, चाहे वो आधारभूत संरचना हो या सामाजिक संरचना हो या कह सकते हैं शिक्षा के जगत में हो या स्वास्थ्य के जगत में हो, सभी क्षेत्रों में एक कह सकते हैं कि सही तरीके से समन्वय बनाने की कोशिश किया गया है। जैसा कि अभी आप ही के न्यूज के माध्यम से या हमें भी अवगत हुए हैं या दूसरे न्यूज के माध्यम से भी हमें ज्ञात हुआ है कि अनुपूरक बजट में अनुपूरक बजट के माध्यम से आधारभूत संरचना में पुलों के निर्माण, एक मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ तो उसमें भी मैं एक उच्च शिक्षा प्राथमिक शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक आधारभूत संरचनाओं के कायाकल्प योजनाएं जुड़ी हुई हैं। साथ ही में युवाओं की रोजगार की समस्या वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी मुद्दा थी, जो विपक्ष ने लाकर सामने खड़ा रख दिया। यदि आप रोजगार नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार आने वाले दिनों में विफल होगी। उसको भी सरकार साधने की कोशिश की है। इसके साथ ही साथ सांस्कृतिक कह सकते हैं कि पुरातत्व है, उनको भी सहेजने की कोशिश की है। सर, इसके अलावा महिलाओं को सशक्त करने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री को सशक्त करने के लिए, यूपी में उद्योग लाने के लिए हर मुद्दे पर एक अच्छा पहल अपनाने की कोशिश की है। आवश्यकता है कि जो हमारी बजट पेश हुई है उसको धरातल पर कितना अच्छे से हमारे मंत्रीगण एवं अधिकारीगण इसको उतारते हैं। जी, एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार ये चल रहा है कि राजस्व लेखे व्यय में 4,227.94 करोड़ रुपए बताए गए हैं और पूंजी लेखे के व्यय में 7,981.99 करोड़ रुपए के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। ये राजस्व लेखा व्यय और पूंजी लेखा व्यय हम आपसे समझना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिर ये कहाँ कहाँ व्यय होता है। अगर राजस्व लेखा व्यय हो रहा है या पूंजी लेखे का व्यय हो रहा है तो कहाँ कहाँ होता है ये व्यय? हमारे बजट में संविधान के अनुच्छेद 280 से लेके 274 में जितने हमारे व्यय और आय के जो स्रोत हैं उसमें स्पष्ट है कि हमें दो प्रकार से बजट में आय प्राप्त होती है, एक राजस्व व्यय आय के माध्यम से, एक पूंजीगत व्यय के माध्यम से। जिसे जैसा कि आपने सर हमसे पूछा कि राजस्व व्यय बढ़ा है, इसका सीधा सा मतलब है सर कि जो हमारा कह सकते हैं कि राजस्व जैसे निबंधन शुल्क कह सकते हैं, उससे स्टाम्प शुल्क, दूसरा ये कह सकते हैं कि अन्य प्रकार के शुल्कों को इकट्ठा करके जो हमारे आधारभूत संरचना का निर्माण करना है उसके पूंजीगत व्यय जैसे सब्सिडी आदि पर खर्च करने की एक योजना है। जी सर। जी बिल्कुल। हम आना चाहेंगे अपने लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव के पास। लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जब विधानसभा का जो आज दूसरे दिन के सत्र की शुरुआत से पहले जब विधायक मंत्री सदन में जा रहे थे, विधानसभा की तरफ जा रहे थे, उस समय विपक्ष से भी बात हुई, लखनऊ संवाददाता अनूप मिश्रा से। उसमें विपक्ष ने बहुत ज़्यादा इससे
उम्मीद नहीं जगाई। शिवपाल यादव जो कह रहे हैं, शिवपाल यादव ने कहा है कि भाई यह अनुपूरक बजट इसलिए लाया जा रहा है ताकि भ्रष्टाचार में कुछ कमी रह गई है और जेबें भर ली जाए। क्या कहेंगे इसको? देखिए, विपक्ष का धर्म है सरकार की नीतियों का विरोध करना और जो भी निर्णय लिए गए हैं उनके खिलाफ जाना। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य विधायक शिवपाल यादव ने जो बयान दिया है वो कह रहे हैं कि अनुपूरक बजट इसलिए लाया गया है कि ताकि जो भ्रष्टाचार कम हो गया उसे और किया जा सके। निश्चित रूप से उनका ये राजनीतिक धर्म है कि वो सरकार की नीतियों का, सरकार का विरोध करें। इस तरीके के बयान आम बात है, लेकिन सरकार जो है प्रदेश की जनता के विकास को लेकर, चाहे खुद समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो तब भी अनुपूरक बजट आते थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भी बजट आ रहा है। तब भारतीय जनता पार्टी विरोध किया करती थी, आज समाजवादी पार्टी विरोध कर रहे हैं। ये तो उनका राजनीतिक अपना एजेंडा है और ये तो करते ही रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को जो विकास के अनुभव चाहिए, जो उन्हें विकास चाहिए और जिस विकास की आकांक्षा और इच्छा पाल रखी है प्रदेश की जनता ने, उसकी पूर्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इसीलिए वित्तीय बजट में इन तरीकों की योजनाओं को जगह दी जाती है ताकि प्रदेश में हर तरीके की योजना का लाभ पहुंच सके। केवल एक विभाग नहीं है, सभी विभागों की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंच सके। इसलिए इस तरीके के बजट को लाया जाता है ताकि इससे सरकार की जो जन आकांक्षा है उसको पूरा किया जा सके। इसी तहत जो अनुपूरक बजट आज पेश किया गया है उसमें सभी विभागों को धन आवंटन करके यह सुनिश्चित करना होगा आगे चलकर कि सरकार यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो लाभार्थियों लोगों तक, जमीनी स्तर तक पहुंचे। इसमें सत्ता पक्ष को भी काम करना होगा और विपक्ष को इससे ज्यादा काम करना होगा। यदि कहीं भ्रष्टाचार हो भी रहा है तो उसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक कर सकते हैं, तमाम संबंधित अधिकारी हैं उन पर रख सकते हैं, सदन में रख सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी 3 दिन पहले बयान दिया है कि यदि माननीय सदस्य पूरे पुख्ता सबूतों के साथ अधिकारियों की शिकायत करेंगे तो निश्चित तौर से 100% उन पर कार्रवाई होगी। केवल हवाई शिकायत करने से काम नहीं चलेगा। अगर पुख्ता सबूत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखे गए हैं तो निश्चित तौर से उन पर कार्रवाई हुई है। हाल का ही अभी अगर बलिया वाला कांड जैसे समाजवादी पार्टी के सदस्य उठा रहे थे कि वहां पुलिस जो है प्रतिदिन वसूली कर रही थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया। उन्होंने तत्काल उत्तर प्रदेश के डीजीपी कार्यवाहक प्रशांत कुमार को उन्होंने आदेश दिया और उसके बाद आजमगढ़ के डीआईजी और वहां के संबंधित अधिकारियों ने छापेमारी की। छापेमारी के बाद वहां जो 2 पुलिसकर्मी और इसके साथ ही इंस्पेक्टर आज जो दलाल थे वो गिरफ्तार किए गए। यदि सरकार माननीय सदस्यों की शिकायत पर इस तरीके का काम कर रहे हैं तो चाहे विपक्ष के लोग हों या अन्य कोई लोग हों, उनको यह सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए कि उनकी शिकायत पर इतने बड़े भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं। केवल उसमें उत्तर प्रदेश के लोगों का नुकसान नहीं था बल्कि अन्य प्रदेशों से आने वाले जो परिवहन व्यवस्था से जुड़े वाहन के स्वामी थे या उनके ट्रक चालक थे, परिचालक थे, उनको भी नुकसान झेलना पड़ रहा था। लेकिन यह विरोधाभास कि जहां मुख्यमंत्री एक ओर कर रहे हैं और दूसरी ओर आलोचना भी सुने तो निश्चित तौर से कोई भी व्यक्ति होगा तो वो खिन्न होगा। और समाजवादी पार्टी की ये तारीफ आज योगी आदित्यनाथ के में करनी, उन्होंने कार्रवाई की, अपने ही पुलिस महकमे को भेजा पुलिस को गिरफ्तार करने को लेकर। लेकिन मामला उल्टा ही है तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं संकुचित मान्यता में विपक्ष जी रहा है और इसीलिए संकुचित बातें उनकी तरफ से की जाती हैं। आज भी जो अनुपूरक बजट रखा गया उसमें अगर विश्लेषण किया जाए तो बहुत ही संतुलित बजट है और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित उन्होंने कहा है अपने विभागीय मंत्रियों से कि इसे खर्च किया जाए, जनता तक पहुंचा। और जैसे कि अगर 2017 की सरकार में जिस तरीके से बजट खर्च नहीं हो पाया था उस पर समाजवादी पार्टी के सरकार ने यहाँ पर तंज कसा था, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसमें कहीं ना कहीं अनुभव लेते हुए आगे इस तरीके की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ ही बजट पूरा लाभार्थी योजनाओं का जो है आम जन तक पहुंचे, उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंचे, उसको लेकर उन्होंने विभागों की समीक्षा, जो मंत्री थे, जो उनके प्रमुख सचिव थे, अपर सचिव थे, उनको बुलाकर एक एक करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाने कितना बजट भेजा गया है, कितना खर्च हो गया, कितना शेष रह गया और उसको बजट जो है वो खर्च किया जाए, उस पर भी उन्होंने काम किया। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा पावर पॉइंट था कि विपक्ष दोबारा सवाल नहीं उठा पाया। आज भी जो उन्होंने काम किया। जी हम आएंगे आपके पास, जी बिल्कुल आएंगे हम आपके पास। हमारे साथ विकास सिंह जी जुड़ चुके हैं पुनः एक बार। विकास जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो अनुपूरक बजट को अगर जो पूरी तरह से देखा जाए
तो इसमें औद्योगिक विकास के लिए 7,500.18 करोड़ रुपए प्रावधान किए गए हैं। यानी कि अगर जो ये देखा जाए कि तो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की तरफ कुछ ज़्यादा ही सरकार का ध्यान है। तो क्या ये औद्योगिक विकास लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों सभी के लिए है? सर, ये उत्तर प्रदेश सरकार का लघु औद्योगिक विकास के संदर्भ में एक बहुत ही सराहनीय कदम है जो माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से यहाँ के उद्योग, जो हमारा उत्तर प्रदेश उद्योगों के मामले में बहुत संकुचित था। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ का जो ब्रेन है, यहाँ का लेबर है, वो दूसरे प्रदेश में, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जाकर अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है। कोरोना काल में सर इसकी काफी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को वो भी झेलना पड़ा था, कह सकते हैं कि कष्ट भी झेलना पड़ा था। मजदूरों का काफी पलायन भी देखने को मिला। इस सब चीजों को प्रसंग लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने अगर औद्योगिक विकास की तरफ ध्यान केंद्रित किया है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश अपने उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसरित होगा। रही बात सर हमारे देश प्रदेश की जो संरचना है वो लघु उद्योग, सीमांत उद्योग या छोटे उद्योग या बड़े उद्योगों के लिए, तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए सर लघु उद्योगों पे और कर सकते हैं कि सीमांत उद्योगों पे या छोटे उद्योगों पे। अगर इनको हम ज्यादा टारगेट करेंगे तो हम निश्चित रूप से हमारे पास एक चीज का सबसे कमी है, कच्चा माल की, और कच्चा माल बड़े उद्योगों के लिए ज्यादा आवश्यक है और छोटे उद्योगों के लिए कम है। और छोटे उद्योगों को इसके अलावा वित्त का संरक्षण प्रदान करके यदि उनको मल्टीनेशनल कंपनियों से प्रतिस्पर्धा से रोका जाए या उसके प्रतिस्पर्धी के रूप में तैयार किया जाए तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश की जो रोजगार की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। मैक्सिमम हमारी आबादी प्रदेश के जो कह सकते हैं कि लगभग अधिकांश जनसंख्या कृषि से हटकर रोजगार पर शिफ्ट होगी। जी बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश में अनुपूरक बजट पेश हुआ है और विपक्ष पेश होने से पहले ही कह रहा था कि भ्रष्टाचार में कुछ कमी रह गई है, इसलिए अनुपूरक बजट पेश हो रहा है। शिवपाल यादव ने ऐसी बातें कही हैं। तो सबसे पहले उनके इस कथन पर आपकी टिप्पणी चाहिए कि जी विवेक जी। देखिए देवेंद्र जी, ये कहना शिवपाल जी का कि भ्रष्टाचार में कुछ कमी रह गई इसलिए अनुपूरक बजट पेश हुआ। पूर्व में जब सरकारें अनुपूरक बजट पेश करती थी या स्वयं उनकी सरकार में अखिलेश यादव जी के समय जब ये पेश हुआ था तो क्या ये माना जाए कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया था? इसके पूर्व भी जितने सरकारों ने अनुपूरक बजट पेश किए हैं ये मान लिया जाए। विरोध में इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि जो अपने ऊपर खुद कीचड़ पोतती है। अनुपूरक बजट सरकार तब लेके आती है जब सरकार को लगता है कि इन उपक्रमों में और धन की आवश्यकता है, इसमें काम हुआ है, इसमें हमको और तेजी करना है या और इसमें हमको बजट देने की जरूरत, तब अनुपूरक बजट सरकार लेके जी। भ्रष्टाचार ढूंढना जी एकदम वाहियात बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास। शिवपाल जी लगता है कि नेता पद पर चुना जाने की निराश है। हाँ बिल्कुल, हताशा में इस तरह के जुनून बयान दे रहे हैं। जी बिल्कुल, चाचा को जगह वो नहीं मिल पा रही है जो चाह रहे हैं। चाचा उसके लिए उछल कूद कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत राव, जैसा कि अभी औद्योगिक विकास की बात हो रही थी और औद्योगिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा अनुपूरक बजट पेश किया गया है कि इसके लिए इतने धन की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर जो बात करें तो हम थोड़ा सा इसको कंपेयर करके देख रहे हैं कि रोजगार मिशन के लिए
और उत्तर प्रदेश कौशल विकास के लिए 200 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं कि यहाँ इसके लिए इतनी आवश्यकता है उत्तर प्रदेश कौशल विकास के लिए। औद्योगिक विकास और उत्तर प्रदेश कौशल विकास को अगर देखा जाए, पैरेलल करके देखा जाए, तो अगर इस उद्योगों के लिए इनको तैयार किया जाता है, इनके कौशल विकास किए जाते हैं, तो वास्तव में यह तो एक क्रांतिकारी कदम होगा। लेकिन क्या इस तरह जो नियम, जो योजनाएं चल रही हैं, इस तरह की हैं उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहले ही प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया था और लगातार वो आश्वस्त कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ज्यादा से ज्यादा यहाँ रोजगार सृजित करेगी और इसके साथ ही चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, जो भी रोजगार हैं उनको सृजित कर यहाँ के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। इसलिए औद्योगिक विकास को लेकर जो यहाँ राजस्व का जो बजट रखा गया है वो 1,44,235.33 रखा गया है। वहीं पूंजीगत जो राजस्व है वो है 6,12,395 रुपए। अब इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है, इसीलिए यहाँ पर औद्योगिक विकास को लिए इतना बड़ा बजट रखा गया है। साथ ही साथ यही नहीं है, उच्च शिक्षा के लिए भी यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये मार्गदर्शन दिया गया था। हमारा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जो उत्तर प्रदेश कौशल विकास के लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं अनुपूरक बजट में, इन योजनाओं को संचालित करने के लिए शेष अवधि के लिए इतनी आवश्यकता है। साथ ही साथ औद्योगिक विकास के लिए सबसे बड़ा अनुपूरक बजट, माने बजट में सबसे ज़्यादा इसकी मांग की गई है कि औद्योगिक विकास के लिए। तो क्या इस तरह के कौशल विकास कराए जा रहे हैं हर क्षेत्रों में कि जिससे कि औद्योगिक जरूरतों को पूरी किया जा सके, या फिर कुछ लघु उद्योग स्थापित किए जा सके उस कौशल से? क्या इस तरह की योजनाएं धरातल पर चल रही हैं और उनके हालात क्या हैं? देखिए, सरकार की मंशा तो पूरी तरीके से है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके, इसीलिए कौशल विकास जैसी योजनाओं को यहाँ पर संचालित किया गया। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा इस तरीके से यहाँ पर इसको विकसित किया गया और इसमें एक बड़ा जो है धन जो खर्च किया जाता था ताकि लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके और वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जो है यहाँ से अधिकांश जो व्यापार सृजित कर सकें। इसीलिए कौशल विकास जैसी योजनाओं को यहाँ पर संचालित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा थी कि यदि वो अपना रोजगार खुद सृजित करना चाहते हैं तो उसमें ये लाभकारी होगा। साथ ही साथ अगर सरकारी संस्थानों में जाना चाहते हैं, अर्ध सरकारी संस्थानों में जाना चाहते हैं, बड़े व्यावसायिक संस्थानों में जाना चाहते हैं, तो वो कौशल विकास मिशन के तहत जो उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो लाभकारी होगा। उसके लिए सरकार उन्हें दैनिक एक जो नियमित उनका धन आवंटन करने की बात थी वह भी लाभार्थियों को यहाँ उपलब्ध कराया जाता था। तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में इस तरीके से जो विकास के लिए बजट रखा गया औद्योगिक विकास के लिए, वो आगामी समय में कहीं ना कहीं फलदायक होगा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और खासकर जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए। और इसके साथ ही अगर एक चीज और हम खास गौर करें, व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो उत्तर प्रदेश की तरफ से बजट रखा गया वो 30,000 करोड़ का रखा, 30,000 का रखा गया है, 30,000 लाख का, सॉरी। तो ऐसे में जी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और जो लाभार्थी हैं उनको लाभ है। जी हम आएंगे, प्रशांत राव, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ विकास सिंह जी हैं, अर्थशास्त्री जी। विकास जी, हम औद्योगिक विकास से जुड़े ही सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। माफ कीजिएगा। औद्योगिक विकास और कौशल विकास फिर रोजगार मिशन, ये तीन चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। रोजगार देना जरूरी है, इसके लिए 49.80 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए। रोजगार तभी मिलेगा जब आपको कौशल विकास होगा। तो जब कौशल विकास किसी क्षेत्र में आपका कौशल का विकास होता है, उस क्षेत्र में पारंगत होते हैं, तो आपको रोजगार मिल सकता है। और उद्योगों की स्थापना अगर जो होती है तो उसमें वैकेंसियां आती हैं, उसमें जाकर के आप रोजगार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, तो रोजगार का सृजन हो गया। तो रोजगार का सृजन औद्योगिक विकास में बहुत अच्छी चीजें हैं अगर जो देखा जाए बजट के हिसाब से। और विवेक श्रीवास्तव जी, आप भी इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगला प्रश्न आपसे ही होगा इससे संबंधित।
तो ये बड़ा ही पिरोया गया है बजट, बहुत अच्छा लग रहा है देखने से कि यहां पर उद्योग अगर जो स्थापित और किए जा रहे हैं उसमें कुछ कमी है तो उसके लिए अनुपूरक बजट में बड़ा प्रावधान किया गया है इसके लिए, औद्योगिक विकास के लिए। साथ ही साथ ये जो कौशल विकास है, कौशल विकास से एक तरह से पारंगत किया जाएगा लोगों को, ठीक है, युवाओं को वहां पर जाके काम कर सकते हैं या फिर लोन लेकर के उद्योग स्थापित कर सकते हैं, ये व्यवस्था की गई, अच्छी बात है। रोजगार मिशन के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या ये जो यहां पर विकास, जिस तरह से उद्योगों की मांग होगी, जिस तरह के उद्योग चल रहे हैं, क्या उसी तरह से कौशल विकास में प्रशिक्षण दिया जा रहा है? दूसरी बात, अब रोजगार मिशन के लिए 49.80 करोड़ रुपए जो अदर खर्च हो रहे हैं, तो ये कौन सा यहां से रोजगार सृजन किया जाएगा? औद्योगिक क्षेत्र का तो मान सकते हैं कि उद्योग स्थापित किए गए, हुआ। साथ ही साथ उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो लोन दिए गए उसके लिए भी अच्छी बात है, कौशल विकास तो वो तो समझ में आया। लेकिन ये रोजगार मिशन के लिए 49.80 करोड़ रुपए जो खर्च किए जाए, ये किस क्षेत्र में रोजगार का सृजन की बात की जा रही है सरकार द्वारा? सर, मेरी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप बिल्कुल जवाब दीजिए। सर, आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर सर आपके स्वयं प्रश्न में ही छिपा हुआ है जी। आदरणीय, जैसा कि हमारे संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में नहीं केवल औद्योगिक विकास करना और रोजगार का सृजन करना और उद्योग का विकास करना और सर रोजगार के कौशल के माध्यम से विकास करना, तीनों का उद्देश्य सर अलग अलग है। जैसे कि हम संपूर्ण जनसंख्या को एक साथ कुशल श्रमिक नहीं बना सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक सर। और हमारे उद्योग मिशन के औद्योगिक विकास के लिए न केवल हमको कुशल श्रमिक ही चाहिए बल्कि और कुशल श्रमिक भी चाहिए, काम में आएंगे पहली चीज। और रोजगार मिशन सर क्रमशः एक एक करके मतलब हर साल कुछ न कुछ कुशल श्रमिक को पैदा करती चली जाएगी। और सर जो कुशल श्रमिक हैं वो धीरे धीरे सर औद्योगिक विकास के लिए उपयोग में आते चले जाएंगे। अब कुछ ऐसे भी श्रमिक होंगे जैसे सर साइकिल बनाने वाला, पंचर बनाने वाला, इलेक्ट्रीशियन, एसी बनाने वाला, मोबाइल बनाने वाला, सर ये अपना छोटा छोटा स्टार्टअप खोल सकता है, छोटा छोटा दुकान खोल सकता है सर। तो निश्चित रूप से रोजगार सृजन से एक तरफ रोजगार के कौशल विकास से एक तरफ तो कुछ आबादी इधर समाहित हो जाएगी और कुछ स्किल्ड लेबर सर औद्योगिक विकास की तरफ चले जाएंगे, जिससे का पूरा परिणाम ये होगा कि हमारी संपूर्ण जनसंख्या रोजगार के दायरे में आ जाएगी और संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सर कहीं न कहीं डेवलपमेंट होगा। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि वर्तमान में तो आपको ऐसा लग रहा है सर कि डबल जगह पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन सर हर जगह का उद्देश्य अपना है और नहीं, हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि यहाँ पर हर जगह डबल पैसे खर्च हो रहे हैं, अच्छी बात है क्योंकि हर जगह के अपने महत्व हैं। लेकिन हमें जैसे कि कुशल और अकुशल, यहाँ पर जो कौशल विकास के लिए कुशल श्रमिक तैयार किए जाएंगे, कुशल रोजगार, लेकिन ये जो रोजगार मिशन के लिए किन क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में या फिर कहीं और असंगठित क्षेत्रों के लिए या संगठित क्षेत्रों के लिए, कहाँ के लिए ये तैयारी की जा रही है रोजगार मिशन? हर सेक्टर के लिए सर जी। इसका उद्देश्य है कि जैसा आपके अंदर काबिलियत वैसा आपको रोजगार। जी। जैसे हर व्यक्ति सर कंपनी में इंजीनियर नहीं बन सकता है, बिल्कुल। हर व्यक्ति लेबर नहीं बन सकता सर, हर व्यक्ति अपना स्टार्टअप नहीं खोल सकता है, पंचर बनाने वाला पान नहीं लगा सकता है जी। लेकिन सर बेरोजगार तो नहीं रहेगा ना सर? बिल्कुल। तो कुछ न कुछ तो रोजगार तो मिल गया ना। बिल्कुल जी सर। रोजगार मिशन का कार्य यही है कि आपको हम कौशल विकास करके इतना सशक्त बना देंगे कि आप रोजगार मांगने लायक हो जाएंगे, आप एक स्किल्ड लेबर हो जाएंगे, आप एक स्किल्ड इंजीनियर हो सकते हैं
सर, अगर आप, हो सकता है कि अगर कंपनी में आपका मन नहीं लगे, नौकर बन के नहीं रहना चाह रहे हैं, तो आप एक अपना स्वयं की दुकान खोल सकते हैं। तो सर निश्चित रूप से दोनों का प्रासंगिकता अलग अलग है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये जरूर है कि एक उसका एक शर्त है। बिल्कुल, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और ऐसा होना भी चाहिए। जी सर। ऊर्जा विभाग के लिए अब हम आना चाहेंगे विवेक श्रीवास्तव जी के पास। बीजेपी प्रवक्ता हैं आप, और ऊर्जा विभाग की बात तो अभी हो चुकी है, लेकिन परिवहन विभाग से संबंधित अगर जो हम बात करें तो 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है। बसों की बात की गई है, बसों के लिए किया गया है। तो बसों के नवीनीकरण के लिए या नई बसें खरीदने के लिए या बसों के मरम्मत के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं? क्या नई बसें खरीदी जाएंगी, या फिर परिवहन विभाग खरीदेगा, या फिर उसकी मरम्मत करेगा? या दोनों इंक्लूड है इसमें? देवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में जो परिवहन है वो आवागमन व्यवस्था की ऋण है। उत्तर प्रदेश में सरकारी परिवहन पे ही सबसे ज्यादा यात्री डिपेंड रहते हैं, रेलवे को छोड़ के। जी। रेलवे के बाद सबसे ज्यादा यात्रियों के आवागमन का माध्यम उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश परिवहन है। और हमारी सरकार में बसों की स्थिति ठीक हो, अच्छी बसें आए, जनरल बसें बढ़ाई जाए, लोगों को सुविधा मिले, नए रूटों पे बसें चले, जो भी डग्गा मार के जद में है उन रूटों पे भी बसें चले, इसकी व्यवस्था इस माध्यम से की जाएगी। नए रूट, अन्य ग्रामीण रूटों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश परिवहन की पहुंच जन जन तक पहुंचे। अब इस अनुपूरक बजट में विवेक जी, एक चीज है, नगर विकास विभाग के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, लेकिन ग्रामीण विकास के लिए अनुपूरक बजट में शायद कोई विशेष प्रावधान नहीं है। बस ग्रामीण स्टेडियम ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जबकि मेरे हिसाब से कि अगर जो नगरों से ज्यादा लोग गांव में निवास करते हैं और ग्रामीण विकास पर अगर जो ज्यादा ध्यान दिया जाए, ग्रामीण गांवों से शहरों को जोड़ने की जहां तक बात है, ये आपकी नीति रही है, बीजेपी की नीति रही है, सड़कों का जाल बिछा है, तो एक तरह से अच्छी चीज हुई है। लेकिन अगर जो देखें कि नगर विकास विभाग के लिए 600 करोड़ रुपए और अनुपूरक बजट में, और ग्रामीण विकास के लिए नहीं, ग्रामीण स्टेडियम ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकास के लिए अनुपूरक बजट में क्या पूरी तरह से अभी पैसे हैं क्या सरकार के पास ग्रामीण विकास के लिए? देखिए देवेंद्र जी, गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चलता है और उसमें पर्याप्त धन है। इसके अलावा जो ओपन जिम खोले जा रहे हैं, इससे गांव के बच्चों को स्वास्थ्य ठीक रखने की प्रेरणा मिलेगी और उनके स्वास्थ्य का विकास होगा। रही बात नगर विकास की, जो आप तुलना कर रहे हैं बजट की, जो हमारे महानगर हैं उनके ऊपर जनसंख्या का बहुत दबाव है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से अभी सीवर का काम चल रहा है, बहुत शहरों में पूरा नहीं हुआ, सड़कें वहां रिपेयर होनी है, नई नई कॉलोनियां बसती जा रही है, उनको रेगुलराइज करना है। शहर अगल बगल का ग्रामीण क्षेत्र खत्म करते जा रहे हैं। नगर विकास प्राधिकरण की और नगर निगम की सीमा साल दर साल बढ़ती जा रही है। अभी लखनऊ में ही लगभग 100 के करीब वार्ड बढ़े हैं। उन नगर निगम के वार्डों में भी डेवलपमेंट पहुंचना है, उसके लिए सरकार को बजट की विशेष आवश्यकता है, इसलिए इसमें विशेष प्रावधान किया गया। शहर गांव के इलाके कट के अब नगरों में जुड़ते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे धन की विशेष आवश्यकता
सकता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, चंचल कुमार यादव जी, प्रवक्ता सपा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनुपूरक बजट पेश हो गया है उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? इमारत वाला बजट है। आपने देखा होगा जिस तरीके से सेंटर से लेकर के स्टेट से लेकर के सब केवल जुमलों की बरसात हो रही है। विवेक जी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, मैं सुन रहा था अभी। आपने देखा होगा अभी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है। स्किल इंडिया का जो ढोल नगाड़ों के साथ जो बाजा बजाते रहे पिछले 10 सालों में लोग, स्किल इंडिया स्किल इंडिया स्किल इंडिया चिल्लाते रहे। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट अभी आई है कि हमारे यहाँ जो 80% युवा बेरोजगार है उसमें से 50% स्किल ही नहीं है। और ये हर साल स्किल इंडिया ना जाने पैसा कहाँ गंवा रहे हैं। और कौशल विकास में बता दूं, आप ये जान लीजिए, अगर आपको ना अगर वो हो तो आप कौशल विकास के सारे पैसे केवल फेक तरीके से फर्मों पे पेमेंट किए जा रहे हैं। केवल घोटाला है, बता दूं आपको। और ये मिल बांट करके खाने के लिए सारा का सारा सिस्टम है इनका। ये विवेक जी को ही पता है, सबको पता है। इससे कोई भी कौशल विकास नहीं होना है किसी भी युवा का। सबसे बड़ी जरूरी जो बात है मैं आपको बता दूं, आप विश्वास करो, आप केवल आप देखो जो हमारा नौजवान साथी जो 18-19 में जो फॉर्म अप्लाई किया है, जिसका परीक्षा आप 4 साल 5 साल 3 साल बाद कराते हो, जिसका रिजल्ट सारा 7-8 साल बाद आता है। आप सोचिए, अभी आप सोचो 2020 का जो फॉर्म पड़ा, 2023 में परीक्षा हुई, 2024 तक रिजल्ट नहीं आया अभी। आप बताओ, उस नौजवान गांव का किसान बेचारा, उसका बेटा जो 2,000-2,500-3,000 महीने गांव से गेहूं बोरियां चावल भर करके जाके तैयारी करता है, वो कब तक तैयारी करता रहेगा? आप नौकरी तो दो लोगों को। आप जो अकेले रेलवे में 3.25 लाख नौकरियां खा गए, आपने गेल रेल सेल सब एकदम सारी नौकरियां चौपट कर दिया आपने। सब एडवांस सिस्टम पे और क्या नाम है, संविदा पे आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी दे रहे हो। अभी देखिए, अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के रहने वाले हमारे साथी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है ओबीसी की 6 सीटों को, उसमें कॉमर्स विभाग में आई थी वैकेंसी थी, उसमें ओबीसी की 6 सीटों पे एनएफएस कर दिया गया। इनको स्किल्ड मतलब नौजवान ही नहीं मिल रहे। आप सोचो कितना दुर्भाग्य। एससी की सीट पे 3 लोगों को एनएफएस कर दिया गया। यानी सोचिए, ये बैक डोर से पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, वंचित विरोधी, जो अगला में गरीब है वो विरोधी सरकार है ये केवल और केवल अपने लोगों की जेब भरवाने के लिए काम कर रही है। आप बताओ यार, इसे अगर आप पूछ लीजिए, अभी बजट में हमारे साथ विवेक जी बैठे थे लास्ट टाइम बजट के दौरान, अगर इनसे पूछिए कि हर साल मुख्यमंत्री जी 5 जिलों में मेट्रो चलाते हैं। एक चलाते हैं आगरा में, गोरखपुर में, वाराणसी में, बरेली में, प्रयागराज में। आप बताओ 5 जिलों में कहाँ कहाँ यात्रा कर चुके हैं विवेक जी? आप मुझे बताइए। ये जुमलेबाज झांसेबाज लोग हैं, इनकी बातों को कोई सीरियस लेता ही नहीं है। ये सब जानते हैं कि बस केवल ये ऐसे झांसेबाजी जुमलेबाजी वाला बजट है ये। आप मुझे बताओ, आप बताओ, आप एज एंकर मुझे बता दो कि हर साल अपने बजट में 5 जिलों में मेट्रो चलाते हैं जी। विवेक जी जवाब दीजिए। देखिए देवेंद्र जी, हमारे मित्र जी जो मेट्रो चलाने की बात कर रहे हैं, नहीं, पहले आप कौशल विकास की बात कीजिए, क्योंकि कौशल विकास पर सीधा प्रश्न है, सीधा सवाल खड़े किए हैं सपा प्रवक्ता ने कि ये सब मिलजुल करके बांटने के लिए किया जा रहा है, कोई स्किल नहीं। और इन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण की जो जहां तक बात की है, उन्होंने कहा कि 80% जो बेरोजगार लोग हैं उसमें 50% के पास स्किल ही नहीं है। ये बातें इन्होंने की हैं। ये सर्वेक्षण की रिपोर्ट है। जी बिल्कुल ये रिपोर्ट जी सही बात, आपने सही आंकड़े रखे हैं, जवाब देंगे विवेक जी। जी देखिए देवेंद्र जी, उन्हीं लोगों को स्किल करने के लिए कौशल विकास में बजट का प्रावधान किया गया है। वो स्किल हो, उनका जो 30 की ट्रेनिंग लेना चाहे उनको दी जा सके, उनको किट प्रोवाइड की जा सके, और उस किट के प्रयोग से वो अपना काम कर सके। इन्हें उस लेवल की काम की जानकारी नहीं है। अभी हमारी सरकार ने जो जिस कौशल का व्यक्ति था उसको उससे संबंधित पूरी टूल किट दी है प्रशिक्षण के बाद, और अब लोग अपने अच्छे किटों से काम कर रहे हैं।
तो ऐसे में कौशल विकास की तरह से नकारात्मक बातें करना ठीक नहीं। इसलिए गरीबों का इससे प्रशिक्षण होता है। जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा है, जो अकुशल श्रमिक है, वो कुशल श्रमिक बनता है और उसको इसमें टूलकिट भी मिलती है। अगर वो मिस्त्री है तो उसको पूरा मिस्त्री सामान मिलता है। तो इसलिए इस तरह से उस पर कहना ठीक नहीं है। और इसमें हमने कौशल विकास में तमाम पॉलिटेक्निक ITI में टाटा से कॉन्ट्रैक्ट करके कैसे वहां पर रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण हो और वो बच्चे सीधे कंपनियों के काम आए, उनको नौकरी मिले, इसकी भी व्यवस्था बनाई है। जो मित्र हमारे कह रहे थे कि योगी जी मेट्रो चलाते, मेट्रो नहीं चलती है कानपुर यहाँ पे प्रयागराज और आगरा में। तो देखिए मित्र, मेट्रो का योजना लाई थी मायावती जी, आपके समय उद्घाटन हुआ, चला आप भी नहीं पाए थे। ये बड़ी योजना है, तमाम मंत्रालयों से इसमें भारत सरकार के लिए NOC लेना पड़ता है, तब जाकर योजना मूल रूप में पाती है। ये कोई ऐसी योजना नहीं कि 2 दिन में चालू हो जाएगी। आप बहुत सी योजनाएं लाए थे, किसी का उद्घाटन आप नहीं कर पाए। तो ये कहना ठीक नहीं है। विकास जो होता है, निर्माण होता है, सतत प्रक्रिया है। कहीं से फाइल चलती है, कहीं जाकर के मूर्त रूप ले पाती है। चलिए ठीक है, इस तरह के आंकड़े में आप नहीं दे सकते। ठीक है, ठीक है जी, मैं जरा कुछ जवाब देना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अब अभी हमारे वरिष्ठ साथी ने एक बात कही कि मेट्रो का एक सतत प्रक्रिया है। अरे आपका ट्रिपल इंजन है दोस्त, आप ट्रिपल इंजन है, 2 इंजन ही ट्रिपल इंजन है। लगता है आप वाराणसी की बात कर लो, चाहे प्रयागराज की बात कर लो, चाहे बरेली की बात कर लो, चाहे आगरा की बात कर लो, ये 3 इंजन है। आपको याद होगा, मैं बता दूं कि हमारी सरकार ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने DPR तैयार कर दिया था, अलाइनमेंट पूरा हो गया था और ये किस रूट से मेट्रो जाएगी, सारा का सारा सर्वे, सारे के सारे अलाइनमेंट, सारी की सारी चीज प्रोसेस हो गई थी। आप बताओ आप कहाँ तक काम पहुंचाए हो। और 8 सालों में हम लोगों ने महज 29 से 30 महीनों में मेट्रो चलाई थी लखनऊ की, और अमौसी से लेकर मुंशी पुलिया तक। आप एक भी पिलर आगे नहीं गाड़ पाए हो, एक पिलर बता रहा हूँ आपको। एक आप लखनऊ में अगर आपका कोई पत्रकार हो, आप चेक करवा लो, अगर एक भी पिलर अगर इस सरकार ने कहीं खोदा हो अगर मेट्रो के नाम पे। जी विवेक जी जवाब दीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए। अभी आप कौशल विकास, आप मुझे बता दीजिए, जो लड़के हमारे चंचल है, लेना चाह रहे हैं विवेक भाई, 10 सेकंड ले लीजिए। योजना उत्तर प्रदेश में मायावती जी के समय आई थी, ऐसे कई फाइल उठा के देख लें सर। मेरी बात तो सुनो। जी 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 जी, जो हमारे नौजवान साथी, जो हमारे नौजवान साथी कुशल हैं, जो बेचारे रोजगार मांग रहे हैं, जो अप्लाई किए हुए हैं, जो इन लोगों को फॉर्म, मैंने बोला कि 2018-19 के फॉर्म भरे गए हैं, 2022-23 में परीक्षा नहीं करा पा रही सरकार, और सरकार जो परीक्षा करा रही, लीक हो जा रही कि सारे भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। उसके बारे में आप क्या कहोगे? जो आप भी संघर्ष किए, मैं भी संघर्ष किया हूँ। इलाहाबाद विद्यालय में पढ़ते थे, घर से गाँव चावल और गेहूं की बोरियां लाकर पढ़ने जाते थे, और परीक्षाएं इतनी लेट कभी नहीं होती थी। आप मुझे बता दो। लेकिन आज हालत की सरकार क्या कर दी है, न तो रेलवे में नौकरी है, न तो सेना में नौकरी है, न तो कहीं भी नौकरी नहीं है। आप बताओ, अग्निवीर लेके आए हो, अग्निवीर में आए दिन आत्महत्याएं कर रहे हैं नौजवान। चलिए विवेक जी जवाब, अब जवाब भी सुन लीजिए। चंचल जी जवाब सुन लीजिए। विवेक जी देखिए देवेंद्र जी, मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार का क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मेट्रो की योजना मायावती जी के समय आई थी, उसी समय फाइल चलाई और मूल रूप लिया जाकर के अखिलेश जी के समय में। वो भी उद्घाटन नहीं कर पाए थे, चालू नहीं कर पाए थे। चुनाव से पहले केवल एक दिन डब्बे में बैठ के टहल के चले गए थे। उद्घाटन योगी जी के समय हुआ, सबको मालूम है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये कोई एक दिन में बनने वाली योजनाएं नहीं है। इसमें भारत सरकार से NOC भी लेनी पड़ती, तमाम अन्य संस्थानों से फंड की बात होती है, विदेश का FDI भी इसमें लगता है, तब जाके योजनाएं मूर्त रूप ले पाती है। ये कहना कि साहब आगरा में मेट्रो नहीं चली, प्रयागराज में नहीं चली, अरे वो हर साल बजट में आप दिखाते हो, हर साल बजट में हम 5 किलोमीटर चलाएंगे, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। 8वां बजट पेश किया आपने, सुनिए, तो इतना नहीं आप जो है, मैं बता दूं, हम लोगों ने कानपुर में मेट्रो स्टार्ट की, हम लोगों ने लखनऊ में मेट्रो स्टार्ट की,
हम लोगों ने गाजियाबाद मेट्रो अब रही बात, आप बार बार कौशल विकास की बात कर रहे हैं। नोएडा से लेकर के ग्रेटर नोएडा को मेट्रो से जोड़ने का काम किया और अपने समय में स्टार्ट किया, अपने समय में चालू नहीं कराया। स्किल श्रमिक बनने से दिक्कत क्या है? अगर कोई, हम कहते हैं कि कौशल विकास में अगर उसको श्रमिक को प्रशिक्षण मिल रहा है, वो कुशल से कुशल बन रहा है। अरे प्रशिक्षण नहीं हो रहा है, वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है आप लोगों ने। वो केवल पैसे पेमेंट हो रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ चंचल जी, कहीं आपको ऐसी कोई शिकायत है, आप विपक्ष में हैं, आप उसको उद्घाटित करिए, लाइए सबके सामने, हम लोगों से बताइए, चैनलों को बताइए। लेकिन ये कहना कि पूरी योजना ही गलत है, मालूम हो जाएगा आपको। कुशलों का कुशल बना करके प्रशिक्षण हो रहा है, उनको रोजगार मिल रहा है, उन्हें टूल किट मिल रही है। गरीब की किसी योजना का विरोध मत करिए। चलिए, योजना का विरोध मत करिए। एक चीज और बहुत अच्छी हुई है ग्रामीण अंचलों के लिए, ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम की व्यवस्था की गई है इस अनुपूरक बजट में। उसके लिए प्रावधान किया गया है 100 करोड़ रुपए का। चंचल जी क्या कहेंगे इस पर आप? मैं एक बात बताऊं आपको, याद होगा ये पिछले बजट में हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोर बना रहे थे। आप मुझे बता दो, सच बताओ, मुझे तो बजट सुन के हंसी आती है जब आप लोग कहते हो ग्रामीण स्टेडियम बनाएंगे। वो पिछली बार ही बना रहे थे, उसके पहले ही बना रहे थे, वो हर बार करते हैं और ये पैसा कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। ये हर गांव में तो विवेक जी बताएंगे ना इसके लिए तो विवेक जी बैठे हैं बताने के लिए। हर बजट में इनके यहाँ हर गांव में सरोवर बन रहा था, लेकिन आप मुझे बता दो मूर्त रूप कहाँ ले रहा है। आप मुझे बता दो किसी भी पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी ब्लॉक में अगर इन्होंने कोल्ड स्टोर बनाया हो। इन्होंने अभी बजट में वादा किया था 2021-22 में, जब इनका घोषणा पत्र आया था उसमें भी वादा किया था इन्होंने कहा था कि किसानों की बिजली माफ करेंगे। आप बताओ क्या हुआ? आपने आज हालत यह है, विवेक जी मैं आपके माध्यम से कह देता हूँ, आप मुझे बता दीजिए, हमारे आजमगढ़ जिले में हमारी शारदा सहायक नदी है, नहर है, उसमें पानी नहीं आ रहा है। आज किसान बेचारा त्राहिमाम है, ट्यूबवेल से लेकर के दमकल से लेकर पानी भर रहा है, उसकी हालत इतनी खराब हो गई, इतनी खस्ता हाल हो गई है, मुझे नहीं लग रहा फसलें बच पाएंगी। और आप स्टेडियम बनाने की बात कर रहे हो, झांसेबाजी जुमलेबाजी वाली बात। तो ये जो मैंने बताया कि झूठ की नींव पे जुमलों की इमारत वाला बजट इनका रहता है। तो पूरी की पूरी तरीके से आप मुझे बता दो पूरे प्रदेश में कहाँ कोल्ड स्टोर आपने बनाया है एक भी? तो जी आप हर बिल्कुल विवेक जी बताएंगे, बहुत कम समय है जी। विवेक जी जल्दी। देवेंद्र जी इन्होंने 2-3 प्रश्न उठाए। एक तो इन्होंने सरोवर की बात की। हमने अमृत सरोवर योजना लाई थी कि हम आजादी के अमृत काल में अमृत सरोवर बनाएंगे। तमाम उसमें गांवों का चयन किया गया। इनकी जानकारी की बता दूं कि यही मोहनलालगंज में एक गांव है भदसुआ, वहां पे अमृत सरोवर योजना के तहत सरोवर का निर्माण हुआ, जाकर देख सकते हैं। ऐसे तमाम से गांव हैं जिनका चयन हुआ, अमृत सरोवर बन गए। अब उसी क्रम में इन्होंने एक प्रश्न उठाया है कि कोल्ड स्टोरेज, दूसरा उन्होंने उठाया स्टेडियम का। मैं ये कहता हूँ कि अगर कहीं गांव में मिनी स्टेडियम बन रहा है या ओपन जिम बन रहा है, गांव के बच्चों को योग की या जिम की सुविधा मिल रही है, इसमें किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द क्यों होगा? मिलनी चाहिए, बस ये होना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज की बात चंचल जी ने कही है जी। चंचल जी ने कोल्ड स्टोरेज जी, अगर कहीं कोई समस्या है, कोई गड़बड़ी है, आप किसानों की बिजली माफ हो गई है पूरे प्रदेश में। बता दिए मोहनलालगंज किसी गांव में किसान की दी हमने। क्या कह रहे हैं आप विवेक जी? आप बता दिए, वो भी बता दिए मोहनलालगंज के किसी एक गांव के किसान की बिजली ने माफ कर दिए। अरे जब आप अमृत सरोवर हर गांव में बना रहे थे, आप मोहनलालगंज के गांव की बात कर रहे हो आप? किसान की बिजली बिल की माफी का घोषणा पत्र में जिक्र है। सरकार समय रहते उसके ऊपर काम करेगी। आप पूरे घोषणा पत्र को एक डे फर्स्ट आप इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। आप लोगों ने किसानों की कर्ज माफी मजाक बना दिया था। कहा था किसानों कर्ज माफी किसने किया? उस बैंक का माफ जिससे पूरे किसानों की कर्ज माफी पूरे प्रदेश की सिंचाई मुफ्त थी। आज आपने ऐसे हालत मिला के किसानों की कर दी, किसानों की आय दोगुनी कर रहे थे, किसानों की लागत दोगुनी हो गई है। और विवेक जी आप खेती कराते हो, 1 बीघे धान की खेती उतना एमएसपी पे वृद्धि हमारी सरकार की क्या चंचल जी, उतना पूर्ववर्ती किसी सरकार ने किसानों की फसलों का एमएसपी नहीं बढ़ाया। रिकॉर्ड है ये। दलहन तिलहन कभी किसी के एमएसपी के दायरे में नहीं आई। चलिए ठीक है। गेहूं कभी इतने एमएसपी नहीं रही।
ठीक है। आज गेहूं का दाम डबल हो गया है। अरे भैया वही है कि तुम्हारी किताबों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है, बस वही सही बात ही है। आप पूरी लाइन पढ़ लीजिएगा, समाजवादियों के बारे में बीसी में लिखा हुआ। एक भी कोल्ड स्टोर बता दो तो आपने कहा पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत। इस लाइन को पूरा पढ़ा करें चंचल जी, आनंद आएगा आपको। अदम गोडवी के व्यक्तियों को जो पूरा पढ़ेंगे, पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, भी लिखा है इसी में। डकैतों का तो गिरोह अगर आप देखें तो जितने अधिकतर नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या सब मोदी जी के मित्र हैं। अदम गोडवी साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने इसी पंक्तियों में ये भी लिखा है सब डकैत कौन है, समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत। मेहुल चोकसी, आदरणीय प्रधानमंत्री, मेरे मेहुल भाई, मेरे नीरव मोदी, मेरे नितिन संदेशरा, मेरे विजय माल्या, सब तो मेरे ही थे मोदी जी के। क्या हुआ मुझे बताइए जरा, ये सब डकैत नहीं थे और क्या थे, आप मुझे बताइए। अब मेरे अडानी भाई हैं, मेरे अंबानी भाई हैं, जिन पंक्तियों का जिक्र कर रहे हैं वो में भी लिखा पक्के समाजवादी, तस्कर हो या डकैत। डकैतों का इतिहास बीजेपी का बहुत बड़ा रहा है और आज के समय में जितने भ्रष्टाचारी हैं सब बीजेपी में हैं। चाहे वो अजीत पवार हो, 70,000 करोड़ घोटाले बाद, और किसी ने में प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए। अजीत पवार बीजेपी कब आ गए भाई? मुकुल राय, हेमंता बिस्वा शर्मा, सारे के सारे वही बीजेपी में हैं। अजीत पवार बीजेपी में कब आ गए? उस तरह तो माता प्रसाद जी का भी नाम आया था करेंसी टेस्ट घोटाले। अरे आप मुझे बताइए ना, अशोक चौहान आदर्श सोसाइटी घोटाले में प्रधानमंत्री जी का क्या बयान था? आप लोग तो बयान भी भूल जाते हो। घोटाले में सुधाकर तिवारी को संरक्षण देने वालों को माता प्रसाद का भी नाम ज्वाइन करते हैं, अगले ज्वाइन करते हैं और अगले दिन उनको आदर्श उम्मीदवार बना दिया जाता है। चलिए ठीक है, हम बजट पे आते हैं। चलिए ठीक है, ये अच्छी बातें हैं, ये होती रहनी चाहिए, राजनीति है और आरोप प्रत्यारोप लगते रहने चाहिए। लेकिन उसमें भी सबसे अच्छी बातें ये होती हैं कि अगर जो बजट है तो विशेष बजट पे चर्चा होती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ जानना चाहते हैं हमारे दर्शक कि हाँ, इस पर राजनीतिक पार्टियों के क्या व्यू हैं, और वही व्यू आप लोग दे रहे हैं। संस्कृति विभाग को 74.90 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चंचल कुमार जी, पर्याप्त हैं या और कुछ होने चाहिए थे, या कुछ नहीं हो रहा है फिर भी दिए गए? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप देखें, आपने चाहे इनका आम बजट दिल्ली वाला हो चाहे यहाँ वाला हो, मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि ये केवल और केवल प्रचार प्रसार और आम जनता को धोखा देने वाला बजट। आप सोचो, आज के समय प्रॉपर्टी गेन टैक्स, अभी एक इंसान अगर नौकरी करने वाला, आज मध्यम वर्ग में इतना ज्यादा लोग हतोत्साहित हैं, इतना परेशान, इतना निराश हैं इन दोनों सरकारों से। मैं आपको बता दूं, आगामी जितने भी चुनाव होंगे बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। कारण ये है कि महंगाई इतनी आपने चरम पर कर दी, भ्रष्टाचार आज ऐसा है कि विवेक भी जानते हैं, किसी भी थाने की पुलिस जो है 5,000 10,000 से नीचे बात नहीं करती है, इनको सच्चाई पता है। अभी कोई लेखपाल से लेकर के, और ये भैया आंकड़े मैं नहीं दे रहा हूँ, ये इनकी पार्टी के बहुत बड़े नेता जो 3-3 4-4 बार कैबिनेट मंत्री रहे, उन्होंने कहा कि अभी तक के हिंदुस्तान के इतिहास का और मेरे राजनीतिक करियर के इतिहास की सबसे भ्रष्ट और सबसे करप्ट सरकार ये रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है। ये कोई और नहीं कहा है, ये इनके पार्टी के बहुत बड़े नेता मोदी सिंह ने कहा, अपने कार्यकर्ताओं को बताते हुए, संबोधित करते हुए। दूसरे इन्हीं के पार्टी के रमेश मिश्रा विधायक है, इन्हीं, और लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, इन्हीं के पार्टी के एक विधायक है फतेह बहादुर सिंह, उन्होंने कहा कि सरकार में मेरी हत्या हो सकती है, मेरी जान का खतरा है। आप बताओ, विधायक अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आप बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हो। आप मुझे बताओ ना, पुलिस को हाईटेक करने के लिए क्या काम किए? जो भी काम अगर देखें, चाहे डायल 100 हो, चाहे वो 1090 वुमेन पावर लाइन हो, चाहे पुलिस को सशक्त करने का काम, पुलिस का मजाक बनता था। देवेने पे पुलिस होती थी जिनकी गाड़ियां नहीं होती थी, उनके पास चलने के साधन नहीं होते थे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इनोवा से लेके स्कॉर्पियो सफारी तक व्यवस्था करने का काम किया, और एक पुलिस को अपाची देने का काम किया। और अगर गांव का गरीब किसान का बेटा अगर कोई परेशान करता है उसको, तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की देने को वहां पे पहुंचने का काम, नहीं तो 90% लोग थाने पहुंच नहीं पाते थे। ये ढिजड़ा पीटते हैं कि हमने हाईटेक कर दिया पुलिस को। अरे क्या काम किया, काम तो बता दो। पूरे एशिया का सबसे हाईटेक पुलिस मुख्यालय अखिलेश यादव जी ने बनाया, अखिलेश यादव जी ने, आपने देखा होगा। और एक विजनरी नेता, हमारे नेता अखिलेश यादव जी इतने बड़े विजन के नेता हैं, वो हमेशा प्रदेश को एक विकास के नए रास्ते पर लाकर खड़ा किया। लेकिन आज अगर इनसे मैं पूछ लूं, विवेक भाई से लखनऊ में रहते हैं, अगर एक कोई काम बता दें लखनऊ के अंदर
कि जिसका मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो, एक कोई काम इनके पास जवाब नहीं होगा, मैं जानता हूँ। चलिए विवेक जी जवाब दीजिए, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा पर भी कुछ बातें हो जाएं। देखिए देवेंद्र जी, अखिलेश जी ने जिस तरह से चक गंजरिया फार्म को तोड़ करके बिल्डरों में बांट दिया, जहां से लखनऊ ऑक्सीजन पाता था, आज वहां कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए। अगर डेवलपमेंट के नाम पे इस तरह के काम की अपेक्षा हमारे समाजवादी मित्र कर रहे हैं, तो हम इस तरह का डेवलपमेंट नहीं करते। आज स्थिति ये हो गई कि वहां से गायें बाराबंकी शिफ्ट करने में बहुत से गायें मर गई। और मैं आपको एक हास्यास्पद बात और बता दूं कि जिस डायरेक्टर ने अखिलेश जी के समय चकगंजरिया फार्म सरेंडर किया था, उसको एक सांड नहीं पटक डाला। ये तो इनके विकास का सिला है। और एक इनके चचा थे जो पूरे गोमती को पक्का बनवा दे रहे थे रिवर फ्रंट के नाम पे। देश की नदियां वो यहाँ बर्फ से पानी नहीं पाती हैं, ये सोतों से पानी पाती, तभी उनका प्रवाह बना रहता है। गोमती को किस तरह से मारने का काम किया है समाजवादी सरकार ने, वो सारी चीजें यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे ये बताते जरूर हैं, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेवलपमेंट किसका हुआ है, नदी का हुआ है कि समाजवादियों का हुआ है। देवेंद्र जी, ये तो स्थिति है। इन्हें दर्द इस बात का है कि आज गरीब के लिए बजट में प्रावधान क्यों किया गया। जी चंचल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गाँव में मिनी स्टेडियम तो खुल रहा है। मुझे तो हंसी आ रही, गायों के बारे में बात कर रही है। अभी बता दीजिए, मैं बता दूं, अभी एक भी अगर आप भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के यहाँ चले जाओ, 90% नेताओं के पास गाय नहीं पालने की बात है। हम समाजवादी लोग गाय पालते हैं, घर घर गाय मिलेगी हमारे। दूसरी बात, मेरे यहाँ पली है। इनके शासन में, सुन लीजिए, इनके शासन में विवेक जी 90% में बोला था, 10% आप हैं। मैं इनके शासन में, मैं आपको बता दूं, इनके शासन में गायों की क्या हालत है। किसी भी आप गौशाला चले जाओ, गायें सड़ सड़ के मर रही। आपके चैनल ने भी दिखाया होगा तो 1-2-4 बार, गायें जो है तड़प तड़प के मर रही इनके शासन में। और पहले क्या होता था कि कहीं कोई घटनाएं सिस्टमैटिक मारा जा रहा उन्हें। और मैं बता दूं, अगर आपको विश्वास ना हो विवेक जी, मुझसे डेटा ले लीजिएगा। और मेरे पास कई सारे पशुपालन विभाग में कर्मचारी अधिकारी है काम करने वाले, उन्होंने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा ठेका ले रखा पूरे प्रदेश में गायों को मारने का। और आज गायों की हालत यह हो गई है, गायों की इतनी दुर्दशा हो गई है कि जो गाय पहले 30,000-40,000 की बिका करती थी, 1000 रुपए के लाकर के। ठीक है। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश में पेश हुआ है, राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण क्या कहता है आपका? देखिए देवेंद्र जी, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश का ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल 1 लाख करोड़ का जीएसटी दिया था। उत्तर प्रदेश इस समय एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। उत्तर प्रदेश भारत में महाराष्ट्र के दूसरा राजस्व व्यवस्था के रूप में। तो हमें इन चीजों को देखना चाहिए। राजनीतिक विषय अपनी जगह डिस्कस होते रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखिए जो बदलाव आ रहा है उसमें सब सरकारों की देन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अखिलेश जी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ या बीजेपी की सरकार में सारा काम हुआ है, लेकिन पुरानी सरकारों में जो काम होता है उस काम को आगे बढ़ाना भी नई सरकार की जिम्मेदारी होती है। मुझे लगता है कि इस जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से पूरा कर रही है। अगर अखिलेश जी ने मेट्रो का फेज 1 बनाया था तो अब यहाँ पे फेज 2 पास हो गया है। अगर उस समय एक्सप्रेस वे बने थे तो वो एक्सप्रेस वे पूर्ण हुए हैं और और आ रहे हैं तो समय पे आते रहेंगे। अगर आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास के जिलों को मिला के कैपिटल रीजन की फॉर्मेशन हुई है, जैसे दिल्ली में एनसीआर है, स्टेट कैपिटल रीजन से लखनऊ के आसपास के 100 किलोमीटर के एरिया में अभूतपूर्व विकास होगा। बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा अगले 1-2 साल में। उत्तर प्रदेश के लिए पीएम मित्रा पार्क मिशन है जो अगले
महीने या उसके आसपास शुरू होगा। 1000 एकड़ में ये पार्क शुरू होगा। नॉर्थ इंडिया में सिर्फ उत्तर प्रदेश को ये पार्क मिला है और टेक्सटाइल जो है सबसे ज्यादा रोजगार जनरेट करता है, ये सब जानते हैं। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। अनुपूरक बजट में इलाहाबाद का भी ध्यान रखा गया है क्योंकि कुंभ आ रहा है। उत्तर प्रदेश ने टूरिज्म को एक नई इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करा है, जो उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल बहुत थी, लेकिन पहले वो किन्हीं कारणों से डेवलप नहीं था। आज आप देखेंगे अगर अयोध्या में आप 1 लाख लोगों का भी फुटफॉल रोज मानेंगे ना, तो अब तक 2 करोड़ लोग आ चुके हैं। अगर आप SBI की रिपोर्ट का विश्वास करें तो अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की ये कुछ समय में 25 लाख करोड़ रुपए लाएगा, क्योंकि जो लोग भी आ रहे हैं वो किसी साधन से आते हैं, कुछ ना कुछ खर्चा तो अयोध्या में करते होंगे ना। तो यूपी की मनीष जी हमारे साथ, जी मनीष जी हमारे साथ चंचल जी भी जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता। आप जो बातें बता रहे हैं उससे उनके अंदर व्याकुलता कुछ बढ़ गई है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप अपनी बात रखिए। इन्होंने प्रयागराज की बात की, इन्होंने कहा, एक बात का जिक्र किया कि जो काम पिछली सरकार की उसको आगे बढ़ाने का काम किया। मैं आपको दोस्त याद दिलाता हूँ, आपको याद होगा कानपुर में ये ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्टार्ट किया था, उसको सड़ा के रख दिया है, एक भी काम उसमें आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। दूसरी प्रयागराज में सरस्वती हाईटेक सिटी, जिसमें आपका हमारा विश्वविद्यालय भी बनना था, सारे विश्वविद्यालय काम स्टार्ट हो गया था, और विवेक जी भी इलाहाबाद से प्रयागराज से ही रहने वाले, हमारे नैनी के पास में ही सरस्वती हाईटेक सिटी बन रही थी, वो सारा का सारा काम डंप कर दिया। तीसरा आपको उदाहरण देता हूँ, आपने देखा गोमती रिवर फ्रंट जो है, जिस तरीके से प्लान किया गया था कि उसको कहां से कहां पहुंचाना है, कैसे क्या करना है, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री पिछले 8 सालों से जांच कर रहे हैं। और जो गोमती रिवर फ्रंट लोग घूमने आया करते थे, आज उसकी लाइट से लेकर के, उसकी जो है देख रेख से लेकर के, उसको बद से बदतर हालत में पहुंचा दिया है। 2 क्रूज पड़ी हुई है, तभी से सड़ रही है, उसको अभी तक आगे सरकार ने बढ़ाने का काम नहीं किया, नहीं तो उससे सरकार को रेवेन्यू जनरेट होती। सुनिए, और आगे बताता हूँ, और आपने बात कही, इसी लखनऊ के अंदर एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट हमारी सरकार ने बनाया, और 20 बेड से स्टार्ट किया था। और आपको सुन करके आपको आश्चर्य होगा, आज भी केवल इमरजेंसी में 20 बेड ही हैं पिछले 8 सालों में। इनका ट्रिपल इंजन है। और मैं आपको और बताता हूँ, आप याद करिए, गोरखपुर में एम्स में समाजवादी सरकार ने 2 जगह जमीन देने का काम किया, जिसमें एक जगह एम्स बना, और अभी भी IPD पूरी तरीके से चालू नहीं हो पाई है। वहाँ गोरखपुर का पेशेंट अग्रवाली, आप लोहिया चले जाओ और अपने आप किसी संवाददाता को भेज दो, लोहिया के अंदर गोरखपुर उधर आसपास के जिलों के पेशेंट लोहिया आयुर्वेदिक संस्थान PGI और उसके एजेंसी में आते हैं इलाज कराने के लिए। मुख्यमंत्री जी का सहारा है, वहां आप एम्स नहीं चला पाए अभी तक पूरी तरीके से, और आप लंबी बातें करते हो। और तीसरी बात मैं बता दूं, आपने कहा कि सरकार ने पिछली सरकार का काम बढ़ाने का काम किया, तो आप मुझे बता दो, अभी जो हम लोग जो CG में जो कई सारे प्लान थे, जैसे आज संस्कृत विद्यालय बनना था, ट्रिपल IT का पूरा काम अभी कंप्लीट नहीं कर पाई सरकार। उसी के बगल में आपने देखा होगा जो है होना था, वो भी सरकार कोई एक कंपनी नहीं ले पाई। और आप 25 लाख करोड़ की बात कर रहे हो, आपको याद होगा 2 साल पहले तक 35 लाख करोड़ के MOU साइन हो गए, एक भी काम। अग्रवाल जी, लखनऊ राजधानी और बाकी तो छोड़ दो, जिलों की हालत छोड़ दो, लखनऊ राजधानी में एक भी कोई कंपनी अगर आई हो जिसने अपना काम स्टार्ट किया हो, मुझे आप बता दो। लेकिन ये जुमलेबाजी, झांसेबाजी में आप भी फंस गए हो, बड़ी सत्कार हो आप। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जवाब दूं? बिल्कुल मनीष जी जवाब दीजिए। जी जुबेन जी, मैं लखनऊ के उदाहरण से शुरू करता हूं। अगर भाई साहब लखनऊ को थोड़ा अच्छे से जानते होंगे तो वो ये जानते होंगे कि लखनऊ में स्कूटर इंडिया नाम की एक फैक्ट्री हुआ करती थी, जिसको अशोक लेलैंड ने एक्वायर कर लिया है। कंपनी ने वहां पे ऑफिस बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बसेस की मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लग रही है। एक लखनऊ का ही प्रोजेक्ट है, निवेश 1 से 1,500 करोड़ का होगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट जमीन पे है। और अशोक लेलैंड जैसी कंपनी की विश्वसनीयता के बारे में हम सब जानते हैं। दूसरे, अगर ये प्रोजेक्ट बता रहे हैं 5 साल से पहले है, तो ये उन प्रोजेक्ट को लेके 22 चुनाव के लिए गए होंगे, लेकिन 22 में जनता ने इन्हें मत नहीं दिया। तो मैं राजनीति बातों में ना जाते हुए ये अपना चुनाव में इशू लेके जाए। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को सत्र में उठाए और सरकार से जवाब मांगे। हम लोग के लिए तो और अच्छा है कि जो ये प्रोजेक्ट बता रहे हैं वो भी चालू हो जाएंगे, तो वो भी उत्तर प्रदेश के विकास में जुड़ेंगे आगे। बिल्कुल
लेकिन बिल्कुल। मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश जो है अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है, जो मैं कहना चाहूंगा। और लोगों को जो इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है, हमारे पास समय की कमी है सर। इकोनॉमिक्स की होना चाहिए। जी, हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर अनुपूरक बजट पेश हुआ है। हालांकि ये प्रदेश की प्रगति के लिए एक मील का पत्थर, उसकी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, ऐसी सरकार कह रही है, जबकि विपक्ष इससे सहमत नहीं है। और विपक्ष सहमत रहता भी नहीं है, नींद में निकालना विपक्ष का काम ही है। लेकिन देखना होगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है और इस बजट के बाद, अनुपूरक बजट के बाद और उसके विकास में तेजी आ सकती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।